बात करते हैं एचडीबी फाइनेंशियल्स के बारे में। आप सब लोगों को पता होगा कि एचडीएफसी बैंक की सब्सिडरी है एंड एनबीएफसी स्पेस में काम करती है। यू कैन से एक बड़ी एनबीएफसी है और इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए। तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से दिखाई देखने को मिली। लास्ट के 2-3 क्वार्टर से क्या हो रहा था, इस कंपनी की एसेट क्वालिटी खराब होई जा रही थी। बट इस वाले क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर क्या दिखाई दिया, जो इसकी एसेट क्वालिटी है, वो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आते हुए दिखाई दिए हैं। तो किसी भी एनबीएफसी और बैंक के लिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी जिसकी एसेट क्वालिटी यदि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे खराब होगी, तो सबसे पहले वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपनी एसेट क्वालिटी को सही करने की कोशिश करेगा, एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। उसके बाद में ग्रोथ पे फोकस करेगा। ग्रोथ पे फोकस करने का मतलब अपनी लोन बुक को ग्रो कराने की कोशिश करेगा। बट फर्स्टली क्या ट्राई करेगा, अपनी एसेट क्वालिटी को सही करने का ट्राई करेगा। मतलब इसको नॉर्मली कंपेयर कर लो कि कोई एक इंसान है, लाइक उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स से उसका बुखार भी नहीं है, हेल्थ बहुत अच्छे से बढ़िया चल रहा है, उसके बाद वो फोकस करता है लाइक आगे मैं लाइफ में कैसे ग्रो कर सकूं। उसी तरह से सेम फंडा आपका बैंक्स और एनबीएफसी का होता है। जब तक उनकी कोर स्ट्रेंथ, यू कैन से एसेट क्वालिटी, मतलब जो लोगों को लोन बांटे हैं, लोन डिसबर्स करे हैं, उनकी टाइम पे रीपेमेंट आ रही है, कोई अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा होता है तो बैंक या एनबीएफसी अपनी लोन बुक को ग्रो कराने की कोशिश करती है। तो क्वार्टर 4 वो देखने को, क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर एचडीबी फाइनेंशियल वाले केस के अंदर जो इनकी एसेट क्वालिटी खराब होते आ रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से, 3-4 क्वार्टर से, वो इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होती हुई नजर आ रही है। तो ये अच्छा पॉइंट था एचडीबी फाइनेंशियल्स के लिए। बट यदि बात करें लोन बुक ग्रोथ को लेके, तो वही वही एचडीबी फाइनेंशियल की लोन बुक यहाँ पे लगभग 12% के आसपास में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। तो थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव दिखाता है। बिकॉज़ नॉर्मली हम लोग ये फोकस करते हैं लाइक जो हमारा क्राइटेरिया रहता है कि हम लोग किसी भी बैंक या एनबीएफसी में से वो बैंक या एनबीएफसी पिक करने की कोशिश करते हैं जिसका फर्स्ट हमारा शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया होता है कि उसकी एसेट क्वालिटी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इधर स्टेबल होनी चाहिए या फिर एटलीस्ट इंप्रूवमेंट फीस के अंदर होनी चाहिए। हाँ, हल्का-फुल्का 4-5-10 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट कुछ ज़्यादा एसेट क्वालिटी में खराबी नहीं होनी चाहिए। तो उस वाले क्राइटेरिया के अंदर तो एचडीएफसी फाइनेंशियल अभी पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी या बैंक की लोन बुक एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करनी चाहिए। उस वाले क्राइटेरिया को भी एचडीबी फाइनेंशियल्स यहाँ पे पास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करने का आपसे बारी-बारी से क्यों डिस्कशन करता हूँ? बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग यदि अच्छे से इक्विटी रिसर्च कर रहे हैं और अच्छे से टाइम देके, चीज़ों को समझ के, रिसर्च करके, खुद के एनालिसिस करके यदि हम लोग हमारा कैपिटल को डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट वही बिज़नेसेस पिक करने चाहिए, जिनकी बिज़नेस की ग्रोथ नेक्स्ट 2-3 साल तक विजिबिलिटी है एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा रेट से ग्रोथ करने की। बिकॉज़ यदि कोई बिज़नेस नेक्स्ट 2-3 साल के लिए कंसिस्टेंटली 20% या उससे ज़्यादा रेट से अपने बिज़नेस को ग्रो करता है, उस वाले केस के अंदर वहाँ पे उस कंपनी का मार्केट कैप, यू कैन से थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी होता है एंड जैसे बिज़नेस की ग्रोथ की डिलीवरी होती है, अराउंड 70-80% ग्रोथ डिलीवर हो जाती है नेक्स्ट 3 साल तक, तो मोटा-मोटी अराउंड नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर उस कंपनी की मार्केट कैप डबल होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है, राइट? तो ये हमारा एक कोर थीसिस रहता है, कोर फंडामेंटल रहता है कि हम लोग ऐसा करते हैं तो लाइक हमें हमारे कैपिटल पे अच्छा खासा रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है नेक्स्ट 3 इयर्स के टाइम पीरियड के अंदर। तो ये जो मैंने क्राइटेरियाज बताए उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लो, लाइक क्या बोलते हैं, आपको किस तरह से शॉर्ट लिस्टिंग करनी है या फिर शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करनी है। ये हमने बात करी एचडीबी फाइनेंशियल्स के बारे में। अब लोग सेकंड कंपनी की बात करते हैं, वो है एंजल वन के बारे में। तो आपने देखा होगा लाइक मार्च का महीना इक्विटी मार्केट के लिए बहुत खराब था। जो भी मिडल ईस्ट में लाइक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट एकदम से फॉल कर गया था और उसके कारण लाइक काफ़ी जो ट्रेडर्स थे, देयर इज़ पॉसिबिलिटी इन्वेस्टर्स यहाँ पे थोड़ा परेशान हुए होंगे, बट जो ट्रेडर्स थे उन लोगों ने हो सकता है ट्रेडिंग करी होगी। तो एंजल वन का रिजल्ट आया था, उसको देख के एंड साथ में जो एक आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स जो कंपनी है, एक ब्रोकिंग कंपनी है, उसका भी क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था। इन दोनों के क्वार्टर 4 के रिजल्ट देखने के बाद ये पता लग रहा है, जो ब्रोकिंग कंपनीज के लिए जो नेगेटिव सेंटिमेंट डेवलप हुआ था बिजनेस को लेके, वो यहाँ पे साफ-साफ दूर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ दोनों कंपनीज के ही क्वार्टर 4 एफवाई 26 के रिजल्ट के अंदर बिजनेस की ग्रोथ भी देखने को मिली थी, वाई ऑन वाई भी और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, एंड साथ में अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ उन दोनों कंपनीज ने डिलीवर किया है और दोनों कंपनीज के इबिटा मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज़ आज से लगभग 1.5 साल पहले अक्टूबर 2024 के अंदर कुछ नए रूल्स बनाए गए थे लाइक एफएनओ ट्रेडिंग के अराउंड, लाइक सेबी के द्वारा कुछ-कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए गए थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो गए थे, सारी यू कैन से स्टॉक ब्रोकर्स के। जिसके कारण पिछले लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनका बिज़नेस ढंग से परफॉर्म नहीं हो रहा था। मतलब बिज़नेस तो हो सकता है चल रहा होगा, मतलब ऐसे कंपनी के
एक्जिस्टेंस में दिक्कत नहीं आई होगी, बट उस बिज़नेस से उस कंपनी ने अपने बिज़नेस के अंदर ग्रोथ नहीं दिखाई थी। ये सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो ब्रोकिंग कंपनीज़ की स्टॉक्स थे, वो थोड़े ठंडे बस्ते में जा चुके थे। बट क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने के बाद ये लग रहा है कि जो ब्रोकिंग सेगमेंट है, उसके अंदर जो यू कैन से वर्स्ट था, वो वर्स्ट इज़ द पास्ट, वो वर्स्ट पास्ट में जा चुका है। अब देयर इज़ पॉसिबिलिटी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर, लाइक नॉर्मली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 8 इयर्स का, उसके अंदर ये रहता है कि लाइक जब से एक यू कैन से बुल मार्केट जब कंप्लीट होता है और बियर मार्केट चलता है, तो अराउंड अराउंड 18 महीने से 2 साल के आसपास का रहता है। मतलब 2 साल के अंदर 6 महीने कम कर दो, 6 महीने ज़्यादा कर दो। लगभग 15 से 30 महीने के बीच का एक यू कैन से बीए मार्केट होता है। तो नॉर्मली हमारा जो करंट बीए मार्केट है वो 18 महीने का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अब एक बुल मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट अराउंड 1 डेढ़ साल, 2 साल तक वो चलने की पॉसिबिलिटी है, मे बी ढाई साल तक भी चल जाए। सो माय पॉइंट इज़ लाइक जब वापस बुल मार्केट आता है, तो जो ब्रोकिंग कंपनीज़ होती हैं उनके बिज़नेस में अच्छी खासी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज़ जब बुल मार्केट आता है, लोगों के यू कैन से इक्विटी में रिटर्न बनते हैं। उस टाइम पे गली-गली तक बात पहुँच जाती है कि शेयर मार्केट से पैसे कमाए जा सकते हैं। और जब गली-गली तक बात पहुँच जाती है, तो जो लोग शेयर मार्केट को जानते भी नहीं थे, वो भी अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं और ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। तो वो यू कैन से जो कंज्यूमर सेंटीमेंट है, वो थोड़ा बदल जाता है और बियर मार्केट के अंदर इसका उल्टा हो जाता है। लाइक जब वापस बियर मार्केट आता है तो लाइक गली-गली तक पहुँच जाता है कि शेयर मार्केट खराब होता है, इसमें पैसे डूब जाते हैं, इक्विटी से रिटर्न नहीं बनता है। तो जो बेचारा एक गली मोहल्ले का जो इंसान जिसने ब्रोकिंग अकाउंट खोल रखा था, उसको बंद भी कर देता है। उसमें पैसे डालना भी बंद कर देता है, राइट? तो वही सिंपल सा लॉजिक है। जब बुल मार्केट होगा तो ब्रोकिंग कंपनीज़ का बिज़नेस यहाँ पे अच्छा होगा, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट के 1 डेढ़ 2 साल तक ब्रोकिंग कंपनीज़ यहाँ पे अच्छा बिज़नेस डिलीवर कर सकती हैं। बिकॉज़ ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट लगभग डेढ़ 2 ढाई साल के आस-पास तक ज़्यादा हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत मेरे अकॉर्डिंग लगता है। तो हम लोग एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं। जब बुल मार्केट आता है वापस तो लगभग डेढ़ 2 ढाई साल तक अराउंड चलने की उसकी बारी होती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट डेढ़ 2 ढाई साल तक ये ब्रोकिंग कंपनीज़ का बिज़नेस यहाँ पे अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकता है। मैं यहाँ पे बिज़नेस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, राइट? स्टॉक प्राइसेज़ की रिटर्न की बात नहीं कर रहा। और जब बिज़नेस ग्रोथ यहाँ पे अच्छी डिलीवर होगी, तो उसके बेसिस पे इन सारी ब्रोकिंग कंपनीज़ के स्टॉक्स को उसी तरह का अच्छा वैल्यूएशन में मिलेगा। बिकॉज़ जैसे वो कंपनीज़ यहाँ पे अच्छे से बिज़नेस ग्रोथ डिलीवर करेंगी, तो उनकी फॉरवर्ड प्राइस रेशियो वहाँ पे चीपर लगने लग जाएँगे, जिससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट लाइक वो जो एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर्स होंगे, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होंगे, वो फिर एक अट्रैक्टिव फॉरवर्ड प्राइस रेशियो को देख के यहाँ पे अपना उसमें होल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देंगे, राइट? तो वहाँ से एक यू कैन से एक वापस मोमेंटम आना स्टार्ट होता है। तो मैं इन समरी कहना चाहता हूँ ब्रोकिंग कंपनीज़ के लिए कि हाँ नेक्स्ट डेढ़ 2 ढाई साल के आस-पास में ब्रोकिंग कंपनीज़ के बिज़नेस के लिए अच्छा टाइम आने वाला है। तो लाइक जो इन कंपनीज़ के बारे में जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताने की कोशिश करी है। ये ऐसा मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। या फिर इन कंपनीज़ के अंदर अपनी होल्डिंग ऐड करनी है या फिर ऐड नहीं करनी है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ, लाइक मेरा लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा यहाँ पे केवल इतना ही कोशिश होता है कि मैं आप लोगों को इतना अच्छे से समझा सकूँ, कि आप लोग भी इतना सीख जाओ कि आप लोग इंडिपेंडेंटली खुद के एज़ ए एक्टिव ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीज़न खुद से ले पाओ।